बच्चों, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज विद अनुष्या। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी। एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। तो क्लास 11 स्टूडेंट्स, ये सेशन आप लोगों के लिए है। आज के क्लास में हम लोग पॉलिटिकल थियोरी एंड इंट्रोडक्शन चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं, जिसका मतलब है कि पूरे चैप्टर को इस एक ही क्लास में हम खत्म कर देंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं, सेशन लाइक करो, सेशन शेयर करो, सबको बताओ कि दीदी लाइव है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस क्लास को। तो एनसीईआरटी ओपन करो और मन से दिल से सुनते जाओ, एकदम इजी पीजी लगेगा तुम्हें ये चैप्टर। तो क्या कह रहे हैं चैप्टर की शुरुआत में कि हम जो इंसान हैं, हम काफी मामलों में अलग हैं, खास हैं। कैसे? हमारे अंदर रीजनिंग है, मतलब हम सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों नहीं, हमने जो करा है वो सही है या गलत है। और इसके अलावा हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम आराम से इन डिटेल बातचीत कर सकते हैं। बाकी स्पीशीज से हम इन मामलों में अलग हैं। हम अपनी इच्छाओं को बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम डिस्कस कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल थियोरी, पॉलिटिकल थियोरी में हम अपने इन्हीं ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन्हीं ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पॉलिटिकल थियोरी में डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा पॉलिटिकल थियोरी में हम ये भी डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, जैसे कि सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, हमें गवर्नमेंट की क्या जरूरत है, गवर्नमेंट का बेस्ट तरीका क्या है काम करने का, क्या कानून से हमारी आजादी जा सकती है, गवर्नमेंट को सिटीजन्स के लिए क्या करना चाहिए, सिटीजन्स को एक दूसरे के लिए क्या करना चाहिए। ऐसे टॉपिक्स के बारे में आप पॉलिटिकल थियोरी में पढ़ोगे। पॉलिटिकल थियोरी में हम अलग अलग वैल्यूज के बारे में सीखते हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, इन सब के बारे में। छोटी क्लासेस में हमें बस एक शब्द में पढ़ाकर, एक सेंटेंस में पढ़ाकर खत्म कर दिया जाता था कि फ्रीडम मतलब आजादी। पर अब हम बड़े क्लास में आ गए हैं तो तुम पूरा पूरा चैप्टर पढ़ोगे फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में। इनका मतलब क्या है, इनकी जरूरत क्या है, ये सब आपको पॉलिटिकल थियोरी में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इतिहास में अलग अलग लीडर, पॉलिटिकल टॉपिक्स के बारे में उन्होंने क्या सोचा, क्या कहा, वो भी आप पढ़ोगे। इसका मतलब है कि हम पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे। और इन लोगों ने जो भी बोला, जैसे अगर इन्होंने फ्रीडम के बारे में बात करी या इक्वालिटी के बारे में बात करी, ये सब आज के टाइम पर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एवरीडे लाइफ में, स्कूल में, शॉप में, बस में, ट्रेन में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में हमें ये काम आ सकता है, फ्रीडम और इक्वालिटी। तो इसीलिए आज के टाइम पर भी ये सब पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़े और एडवांस लेवल में पॉलिटिकल थियोरी में ये भी पढ़ाया जाता है कि हमारे देश के पॉलिसीज में क्या और सुधार लाया जा सकता है, हमारे देश के पॉलिसीज को और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। तो पॉलिटिकल थियोरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको लॉजिकली सोचने में मजबूर कर देगा। और इस चैप्टर में हम बस समझेंगे कि पॉलिटिकल थियोरी होता क्या है, हमें पॉलिटिकल थियोरी को पढ़ने की जरूरत क्या है। एक इंट्रोडक्शन की तरह है ये चैप्टर, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, हमारा ये जो चैनल है ह्यूमैनिटीज विद अनुष्या, इसे सब्सक्राइब कर दो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। इसके अलावा क्लास से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों कि लोगों के अलग अलग ओपिनियन है पॉलिटिक्स को लेकर। जैसे अगर आप किसी नेता से पूछोगे कि पॉलिटिक्स क्या होता है, तो हो सकता है कि वो आपसे बोले
कि पॉलिटिक्स का तो मतलब होता है जनता की सेवा करना, है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर आप किसी साधारण इंसान से पूछोगे कि पॉलिटिक्स क्या होता है, तो हो सकता है कि वो आपसे बोले कि पॉलिटिक्स में तो लोगों को धोखा दिया जाता है, लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि पॉलिटिक्स तो वही होता है जो पॉलिटिशियंस करते हैं। जैसे अगर कोई पॉलिटिशियन स्कैम कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, झूठ बोल रहा है ना, करप्शन कर रहा है, तो लोगों को लगने लगता है कि भाई पॉलिटिक्स का भी यही मतलब होता होगा, है ना। आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स को लेकर लोगों का ओपिनियन इतना नेगेटिव है कि जब भी लाइफ में कुछ गलत होता है तो हम ये शब्द यूज करते हैं पॉलिटिक्स। जैसे आपने देखा होगा कि अगर ऑफिस में कोई दिक्कत चल रही होती है तो हम लोग ऐसे बोल देते हैं ना कि यार ऑफिस वाले तो बहुत पॉलिटिक्स करते हैं, है ना। तो हमारे दिमाग में पॉलिटिक्स को लेकर एक नेगेटिव इमेज है। जब भी कुछ गलत होता है तो हम कहते हैं कि भाई पॉलिटिक्स हो रहा है हमारे साथ, है ना। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, तो मैं पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहता हूं, है ना। तो इट इज नॉट ओनली ऑर्डिनरी पीपल हु डिस्पेयर ऑफ पॉलिटिक्स। आपने देखा होगा साधारण लोगों को तो पॉलिटिक्स उतनी अच्छी नहीं लगती है। इसके अलावा बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अक्सर ऐसे कहते हैं कि मुझे तो पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं पसंद। पर सोचने वाली बात यह है कि जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग दे देते हैं। सिमिलरली जो सिनेमा एक्टर्स होते हैं, मूवी एक्टर्स, वो भी अक्सर कहते हैं कि हमें तो भाई पॉलिटिक्स वगैरह नहीं पसंद। पर जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये लोग झट से जाकर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो पॉलिटिक्स को लेकर एक अजीब सी इमेज है। एक तरफ हमें पता है कि पॉलिटिक्स जरूरी है हमारे देश के लिए, और दूसरी तरफ पॉलिटिक्स को एक नेगेटिव इमेज दे रखा है सबने, जैसे तो पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज है ना। तो आपको बताया जा रहा है बच्चों, पॉलिटिक्स चाहे जैसा भी हो, सबसे पहले हमें यह समझना है कि पॉलिटिक्स हमारे सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट का मतलब है कि पॉलिटिक्स के बिना हमारी सोसाइटी चल ही नहीं सकती। गांधी जी ने एक बार कहा था कि पॉलिटिक्स एक सांप की तरह है जो किसी को जकड़ लेता है। जैसे अगर कोई सांप आपको ऐसे पकड़ ले तो आप भाग तो नहीं पाओगे, है ना, उसने पकड़ रखा है तुम्हें। आप ज्यादा से ज्यादा रेसल करके जैसे तैसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करोगे। तो गांधी जी ने कहा पॉलिटिक्स भी ऐसी ही चीज है, तुम उससे भाग नहीं सकते, क्योंकि कोई भी सोसाइटी पॉलिटिक्स के बिना नहीं चल सकती, है ना। किसी भी सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग करने के लिए पॉलिटिक्स की जरूरत होती है। ओके, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि एक सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो सबके बारे में हमें सोच कर चलना होता है। सोसाइटी में फैमिली, ट्राइब्स और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, और ये क्यों होते हैं? ताकि हम सब लोग साथ में मिलकर अपना डेवलपमेंट कर पाए। गवर्नमेंट भी ऐसे ही एक इंस्टीट्यूशन में से एक है, और गवर्नमेंट का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि तुम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में बात करो, है ना। हम लोग गवर्नमेंट के बारे में इतनी टेंशन क्यों लेते हैं, हम गवर्नमेंट के बारे में इतनी बात क्यों करते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट जो भी करती है उन सारी चीजों का असर हमारी जिंदगी के ऊपर पड़ता है। अगर गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी बनाएगी तो हमारे देश के लोग पढ़ लिख पाएंगे, अच्छी नौकरी कर पाएंगे। पर अगर गवर्नमेंट बेकार पॉलिसीज बनाएगी तो हमारे देश में करप्शन होगा और लोगों की जिंदगी एकदम बिगड़ जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट खराब तरीके से काम करेगी, देश में वायलेंस होने लगेगा, स्कूल बंद हो जाएंगे, लोग हॉस्पिटल नहीं जा पाएंगे, लोग स्कूल जाकर अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। पर अगर गवर्नमेंट अच्छे तरीके से काम करेगी तो हमारे देश में सबको जॉब मिलेगी, सब पढ़ाई कर पाएंगे, सबको अच्छे से डेवलप होने का मौका मिलेगा। तो क्योंकि गवर्नमेंट के काम करने से हमारी जिंदगी के ऊपर असर पड़ता है, इसीलिए हम गवर्नमेंट के एक्शंस को लेकर इतना इंटरेस्टेड रहते हैं। अक्सर हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस बनाकर आवाज भी उठाते हैं जब भी गवर्नमेंट कुछ गलत करती है ना। अगर गवर्नमेंट ने कोई खराब पॉलिसी बनाई तो हम लोग स्ट्राइक भी करते हैं कि आप लोग अपने पॉलिसी को चेंज करो, ठीक है। तो पॉलिटिक्स
के बारे में आपको एंड में ये बताया जा रहा है कि ओवरऑल पॉलिटिक्स हमारे देश के लिए जरूरी है। हम सबका अलग अलग नजरिया है पॉलिटिक्स को लेकर, है ना, पर एक चीज हम सब मानते हैं कि पॉलिटिक्स के बिना हमारा देश चल नहीं पाएगा। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं किसी भी देश में डिसीजन लेने के लिए बहुत बातचीत, डिबेट और डिस्कशन होते हैं, है ना, और आपको बता रहे हैं एट वन लेवल इट इन्वॉल्व्स व्हाट गवर्नमेंट डू। पॉलिटिक्स में ये भी आ जाता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, और पॉलिटिक्स में ये भी आ जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट के डिसीजन को चेंज करने के लिए, या जनता का सोच विचार क्या है। ओके, तो जब भी हम किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, जब भी हम देश के डेवलपमेंट या देश के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, तो हम भी पॉलिटिकल एक्टिविटी का पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थियरी। पॉलिटिकल थियरी में हम पढ़ते क्या हैं? तो अगर आप अपने आसपास देखो, आपको अलग अलग मूवमेंट, डेवलपमेंट और बदलाव होता हुआ दिखेगा, है ना। इसके अलावा आपको कुछ वैल्यूज और प्रिंसिपल्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे हमारे देश में डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, इक्वालिटी है ना, और ये वैल्यूज हमारे लिए इतने जरूरी होते हैं कि हमने इनका जिक्र संविधान में कर रखा है। हमारे देश में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये वैल्यूज बहुत जरूरी है। बाकी अमेरिका ने भी अपने संविधान में, हर एक कंट्री ने अपने संविधान में ऐसे वैल्यूज का जिक्र कर रखा है, और कह रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, संविधान जैसे डॉक्यूमेंट्स एक रात के अंदर नहीं बने, बहुत टाइम लगा इन्हें बनाने में, और संविधान में जो लिखा है वो कुछ नया नहीं है। बहुत पहले से अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स इन चीजों के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं। कौटिल्य, एरिस्टोटल, जीन रूसो, कार्ल मार्क्स, गांधी जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये सब पॉलिटिकल थिंकर्स के एग्जाम्पल हैं। प्लेटो और एरिस्टोटल, सोचो, ये लोग 5th सेंचुरी BC में अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठकर डिस्कशन करते थे कि भाई राजा रानी का सिस्टम बेटर है या डेमोक्रेसी बेटर है। ये डिस्कशन तो हम आज भी करते हैं। तो सोचो, ये इतने टाइम पहले से ये डिस्कशन चलता आ रहा है। मॉडर्न टाइम्स में रूसो पहले पर्सन थे जिन्होंने ये कहा कि फ्रीडम जो है ये हम इंसानों का फंडामेंटल राइट है। कार्ल मार्क्स ने इक्वालिटी के बारे में कहा। कार्ल मार्क्स ने कहा कि जितना जरूरी हमारे लिए फ्रीडम है, उतना ही जरूरी हमारे लिए इक्वालिटी भी है। और हमारे गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने अपने बुक हिंद स्वराज में कहा कि फ्रीडम का मतलब क्या है, स्वराज का मतलब क्या है। और हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लिए, माइनॉरिटी के राइट्स के लिए आवाज उठाना स्टार्ट करा, और इन सब के सोच विचार हमारे संविधान में झलकते हैं। आप आगे आने वाले चैप्टर में राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ोगे भी इक्वालिटी के बारे में, कैसे हमने अनटचेबिलिटी को बैन कर रखा है। गांधीयन प्रिंसिपल्स हमारे संविधान के DPSP में लिखे हैं। ये सब आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे भी। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, पॉलिटिकल थियरी में आप इन सारे प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ोगे जिनका जिक्र संविधान में करा जाता है। आप गवर्नमेंट के बारे में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ोगे। फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, ये सब क्या है, इनका मतलब क्या है, ये सब आपको इस चैप्टर में समझाया जाएगा। रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है, सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है, जुडिशियल रिव्यू क्या है, ये सब आपको पॉलिटिकल थियरी इस बुक में समझाया जाएगा। और अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर्स का क्या मानना था, क्या सोचना था, क्या वो सही थे, क्या वो गलत थे, ये सब डिस्कशन भी पॉलिटिकल थियरी सब्जेक्ट में होता है। तो इस चैप्टर में तुम्हें ये सब पढ़ाने नहीं वाले, पर इस चैप्टर में तुम्हें बता रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल थियरी में लोग पढ़ते क्या क्या हैं, क्योंकि पहली बार आप लोग पॉलिटिकल थियरी नाम के एक सब्जेक्ट के बारे में सुन रहे हो। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, रूसो, कार्ल मार्क्स या गांधी जी, ये सब पॉलिटिशियंस तो नहीं थे, पर इनके सोच विचार इतने बढ़िया थे कि इनके सोच विचार का प्रभाव पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ा। तो इन्होंने जो कुछ बोला ये सब हमें पढ़ना रहेगा। इनके सोच विचार फ्रीडम और डेमोक्रेसी जैसी चीजों को समझने
के लिए काफी जरूरी है। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं, ये सब पढ़ने के बाद आपको आज के टाइम पे देश में जो पॉलिटिक्स चल रहा है, जो दिक्कतें चल रही हैं, वो और अच्छे से समझ में आएगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि फ्यूचर में हमारे देश में क्या बदलाव लाना चाहिए, फ्यूचर में हमारे देश में क्या चेंजेस आने चाहिए। तो आपसे पूछ रहे हैं कि पर ये सब तो बहुत पुरानी चीज है ना, आजादी, डेमोक्रेसी, आजादी तो हमें 1947 में मिल गई थी, तो हम अब भी इन सारी चीजों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? देश को आजादी मिल गई है ना, ब्रिटिशर्स को भगा दिया, तो अब भी इक्वालिटी एंड फ्रीडम के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो आपको बता रहे हैं बच्चों कि इक्वालिटी और फ्रीडम की जरूरत हमें आज भी हमारे देश में है। 100% इक्वालिटी या फ्रीडम हमारे देश में नहीं है। आज के टाइम पे भी कास्ट के आधार पर भेदभाव होता है, गरीब लोग परेशान रहते हैं, सबको बराबर राइट्स नहीं मिल रहे हैं। तो ये टॉपिक्स आज के टाइम पर भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोग हैं सोसाइटी में जिन्हें सारे राइट्स मिल रहे हैं, पर कुछ लोग हैं सोसाइटी में जिन्हें बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं मिल रही है ना। जैसे बच्चों का एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लिए स्कूल जाना अभी भी एक सपने जैसा है। तो ऐसे में हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि देश में 100% आजादी या फ्रीडम आ चुका है। और जैसे जैसे देश के हालात बढ़ते हैं, हमारा संविधान को समझने का तरीका चेंज होता रहता है। ये गेम खेलने जैसा है। जैसे बच्चों, अगर मैं आपको चेस खेलना सिखा दूं तो एक ही बार में आपको सब कुछ समझ नहीं आएगा। जैसे जैसे आप और खेलते जाओगे, आपको धीरे धीरे रूल्स और अच्छे से समझ आने लगेंगे। वैसे ही संविधान के साथ है, एक बार में हमें सब कुछ समझ तो नहीं आएगा, पर जैसे जैसे हालात बदलेंगे, जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, हम धीरे धीरे और अच्छे से समझने लगेंगे इन सब के बारे में। तो नए हालातों में संविधान को समझने का तरीका चेंज हो सकता है ना। जैसे आज के टाइम पे कोर्ट्स में ये बोला जाता है कि जो हमारा राइट टू लाइफ है, उसमें ये भी आ जाता है कि सबके पास ये राइट हो कि वो अपना लाइवलीहुड बना सके, उन्हें एक डिसेंट जॉब मिले, है ना। आजकल इन राइट्स के बारे में भी बात होती है कि हमारे पास साफ हवा हो, पीने लायक साफ पानी हो, राइट टू इंफॉर्मेशन एक नया राइट आ गया है। तो ये सब पहले नहीं था। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, नई नई चीजें हमारे देश में आती रहेंगी। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि हमारे देश के संविधान के फंडामेंटल राइट्स को भी टाइम के हिसाब से चेंज किया गया है ना। तो नए नए टाइम में जब नई नई प्रॉब्लम्स आएंगी, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझने का तरीका, संविधान को समझने का तरीका चेंज हो सकता है। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि ये दुनिया बदलती रहती है, ऐसे में कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी भी तेजी से फैल रहा है, इंटरनेट भी तेजी से फैल रहा है, और टेररिस्ट एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटीज भी तेजी से फैल रही हैं। आजकल तो क्या है, इंटरनेट कॉमर्स है। इंटरनेट कॉमर्स मतलब आप इंटरनेट से सब खरीद सकते हो, इंटरनेट में सब कुछ है ना। और जो लोग इंटरनेट को यूज करते हैं उन्हें नेटिजन्स बोला जाता है, सिटीजन्स ऑफ द इंटरनेट, मतलब हम सब नेटिजन्स हैं। जो भी इंटरनेट को यूज कर रहे हैं उन्हें नेटिजन्स कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पॉलिटिकल थियोरी में ये सब भी सोचना आ जाता है कि क्या गवर्नमेंट के पास ये राइट होना चाहिए कि वो इंटरनेट को कंट्रोल कर पाए, वो देख पाए कि हम लोग इंटरनेट में क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्ट्रेंजर्स एक दूसरे को मेल भेज रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट को अलाउड होना चाहिए वो मेल रीड कर पाना? तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अलाउड नहीं होना चाहिए, हमारी प्राइवेसी चली जाएगी। पर कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, अलाउड होना चाहिए। अगर अलाउड नहीं होगा तो हमारे देश की गवर्नमेंट टेररिस्ट लोगों को कैसे पकड़ेगी, कैसे ट्रैक करेगी? तो ऐसे क्वेश्चंस के बारे में सोचना और बातचीत करना, ये सब पॉलिटिकल थियोरी का पार्ट होता है। नेक्स्ट आपको सोक्रेट्स के बारे में बताया जा रहा है। तो ग्रीस में एक पर्सन थे सोक्रेट्स नाम के, जिनको वाइजेस्ट मैन बोला जाता था, क्योंकि वो हर चीज के बारे में सोचते थे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। इतना क्वेश्चन करते थे ये कि एक दिन राजा इनसे परेशान हो जाते हैं एंड इनको मार दिया जाता है, पर इन्हें वाइजेस्ट मैन कहा जाता है अक्सर।
अब सोक्रेट्स के एक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट का नाम था प्लेटो, है ना। और सोक्रेट्स की तो डेथ हो जाती है, तो इनके जो स्टूडेंट थे प्लेटो, प्लेटो एक किताब लिखते हैं और उस किताब का नाम था द रिपब्लिक। और द रिपब्लिक बुक में प्लेटो अपने एक कैरेक्टर, एक किरदार का नाम सोक्रेट्स रखते हैं अपनी टीचर की याद में। और इस किताब में क्या होता था, अलग अलग लोग सोक्रेट के पास आते थे, सोक्रेट से सवाल पूछते थे और सोक्रेट्स उन्हें ज्ञान देते थे, उन्हें गाइड करते थे। जैसे एक बार लोगों ने इस किताब में सोक्रेट से आके पूछा कि जस्टिस क्या है, और सोक्रेट्स ने उन्हें दिल से समझाया कि जस्टिस का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है his adversary eventually admit that the views they had held and lived by could not be sustained। तो किताब में क्या होता है, जस्टिस का मतलब पूछा जाता है सोक्रेट्स से, तो सोक्रेट्स लॉजिक को इस्तेमाल करके समझाते हैं कि जस्टिस क्या है, और उन लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट, पुटिंग पॉलिटिकल थियरी टू प्रैक्टिस, इस टॉपिक पे आ जाओ। तो ये तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल थियरी चैप्टर में हम फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, नेशनलिज्म, सेक्युलरिज्म, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने इस बुक का इंडेक्स देखा हो तो इंडेक्स में भी ऐसे अलग अलग चैप्टर्स हैं, है ना। नेक्स्ट आपसे बोल रहे हैं व्हेन वी बिगिन अ डिबेट, जब भी कोई डिबेट स्टार्ट होता है तो हम पूछते हैं इसका क्या मतलब है या ये जरूरी क्यों है। पॉलिटिकल थियरिस्ट हैव आस्क्ड व्हाट इज फ्रीडम, ऐसे ही पॉलिटिकल थियरिस्ट भी सोचते हैं कि इक्वालिटी क्या है, फ्रीडम क्या है, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है ना। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि पॉलिटिकल थियरी मैथ्स जैसे सब्जेक्ट से काफी अलग है। जैसे मैथ्स में तो फिक्स्ड आंसर होता है, मैथ्स में क्या होता है बच्चों, अगर मैं आपसे 1+1 बोलूं तो सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम दीदी आंसर तो 2 ही है ना। पर ऐसा पॉलिटिकल थियरी में नहीं होता। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि इक्वालिटी का क्या मतलब है, तो हो सकता है कि आप सारे बच्चे मुझे अलग अलग जवाब दो। हो सकता है एक बच्चा बोले कि दीदी इक्वालिटी का मतलब होता है कि गरीब और रिच लोग बराबर हों। हो सकता है कोई दूसरा बच्चा बोले कि इक्वालिटी का मतलब होता है कि विमेन और मेन बराबर हों। देखा जाए तो दोनों ही आंसर सही हैं। तो पॉलिटिकल थियरी में क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन का फिक्स्ड आंसर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि इक्वालिटी जैसी चीजों को लेकर फिक्स्ड आंसर क्यों नहीं होता, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका एक ह्यूमन नेचर है ना। तो इसीलिए हम ह्यूमन बीइंग्स के सोच विचार अलग होते हैं, तो हमारे आंसर्स भी अलग हो सकते हैं। ओके, तो सबका ओपिनियन अलग होता है, तो इससे रिलेटेड आंसर भी अलग होता है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है ये समझाने के लिए कि इक्वालिटी के बारे में सोचने के कितने अलग अलग नजरिए हैं। मान लो बच्चों कि हम लोग एक ऑफिस में खड़े हैं लाइन में, या फिर एक शॉप में खड़े हैं लाइन में, ठीक है, या फिर मान लो हॉस्पिटल में हम लोग लाइन में खड़े हुए हैं। तो अगर ऐसे में कोई अगर हमारी लाइन को काट कर आगे चला जाए तो हमें बुरा लगेगा, गलत लगेगा। पर अगर हमारे लाइन के साइड में ही एक दूसरी लाइन बना दी जाए ये कह के कि ये लाइन सीनियर सिटीजन्स के लिए है, तो हमें बुरा नहीं लगेगा, है ना। और सोचो कितने सारे लोग ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर आ ही नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। तो इक्वालिटी के बारे में आप अलग अलग नजरिए से सोच सकते हो, है ना, कि क्या सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या क्या जब गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल ना, जब वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते तो क्या वो गलत है। ओल्ड सिटीजन्स के लिए अगर सेपरेट लाइन बन जाए तो क्या वो सही है ना। कितने गरीब लोग हैं जो शॉप नहीं जा पाते, स्कूल नहीं जा पाते, या डॉक्टर के पास नहीं जा पाते। ओके, इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लेबरर्स हैं, दिन रात काम करते हैं, पर फिर भी बेसिक फैसिलिटीज उनको नहीं मिल पाती। कुछ चीजों को देखकर हमें लगता है कि सोसाइटी में कितना गलत चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नीचा दिखाया जा रहा है, जिनका फायदा उठाया जा रहा है, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है। आपको बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उन्हें खाना ढंग से नहीं मिलता है। बहुत सारी लड़कियों से बोला जाता है
कि मम्मी पापा दोनों काम पे जा रहे हैं, तुम घर रहो, अपने भाई बहनों को संभालो, है ना। बहुत सारे बच्चों से बोला जाता है तुम्हें स्कूल नहीं भेज सकते, तुम भी हमारे साथ काम करो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कमा पाए। तो कह रहे हैं कि वैसे तो हमारे संविधान में लिखा है कि सबका हक है कि उन्हें एजुकेशन मिले, पर हकीकत ये है कि ये राइट बहुत ज्यादा फॉर्मल है और सबको ये राइट नहीं मिल पा रहा है ना। तो ऐसे में हमें लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इन बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, पर इतना आसान नहीं है इन सारी चीजों को समझना। इक्वालिटी जो टॉपिक है ये बहुत कॉम्प्लेक्स है ना। अभी मैंने आपको बताया भी, जब कोई हमारी लाइन काट लेता है तो हमें बुरा लगता है, पर अगर सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग लाइन बनती है तो हम सोचते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो हॉस्पिटल जा भी नहीं पाते, इक्वालिटी क्योंकि नहीं है ना। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि सब लोग स्कूल जा पाए, बहुत जरूरी है कि सबको बराबर रिसोर्सेज मिले, है ना। तो कह रही हैं कि कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो इस चीज के ऊपर ध्यान करे, ध्यान रखे कि सब रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करे। We may have many definition because the meaning of equality is dependent on context. तो मैंने आपको बताया ना कि अगर मैं तुमसे पूछूं इक्वालिटी क्या है तो सबका आंसर अलग हो सकता है। क्यों अलग हो सकता है? क्योंकि इक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है जो ह्यूमन से रिलेटेड है और जो हालात के हिसाब से इक्वालिटी का मतलब चेंज हो सकता है। ठीक है, तो बहुत लेयर्स हैं इक्वालिटी के। कई बार इक्वालिटी की बात करते हैं तो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कई बार वो गरीबों के बारे में सोचते हैं, कई बार वो सीनियर सिटीजन्स के बारे में सोचते हैं। तो इक्वालिटी में बहुत सारे लेयर्स हैं। ओके, नेक्स्ट, अब ये जो पॉलिटिकल थियरिस्ट हैं ये इक्वालिटी, फ्रीडम, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं और उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, है ना। कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, लोगों को किस हद तक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, है ना। रिजर्वेशन सही है या नहीं है, क्या गरीब बच्चों को स्कूल में मिड डे मील मिलना चाहिए। पॉलिटिकल थियरी में इन सारे टॉपिक से लेकर डिस्कशन होता है। नेक्स्ट आपको बता रहे हैं कि ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, आपको अपने आसपास सही में ये दिक्कतें होती हुई दिखेंगी। तो पॉलिटिकल थियरी जैसे सब्जेक्ट्स पॉलिसीज बनाते टाइम, एजुकेशन रिलेटेड पॉलिसी या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड पॉलिसीज बनाते टाइम बहुत ज्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल थियरिस्ट एवरीडे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। फ्रीडम, सिटीजनशिप, राइट, डेवलपमेंट, जस्टिस, इक्वालिटी, नेशनलिज्म और सेक्युलरिज्म जैसे टॉपिक्स के ऊपर भी ये लोग डिस्कशन करते हैं और हम भी करेंगे जैसे जैसे हम इस बुक में अलग अलग चैप्टर्स में बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट, वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थियरी, हमें पॉलिटिकल थियरी क्यों पढ़ना चाहिए। कह रहे हैं यहाँ पे कि पॉलिटिकल थियरी तो सिर्फ आईएएस लोगों को पढ़ना चाहिए या लॉयर को पढ़ना चाहिए या पॉलिटिकल साइंस के टीचर को पढ़ना चाहिए। हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल थियरी, ये तो जज को पढ़ना चाहिए या फिर जर्नलिस्ट को पढ़ना चाहिए, है ना। हम हाई स्कूल स्टूडेंट, स्कूल के स्टूडेंट्स को क्यों पढ़ाया जा रहा है ये सब। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। तो स्कूल में तो बच्चों हमें मैथ्स भी पढ़ाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सब इंजीनियर बन गए या हम सब मैथमेटिशियन बन गए। मैथ्स तो इसीलिए पढ़ाया गया क्योंकि डेली लाइफ में काम आता है। पॉलिटिकल थियरी भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएगा। ये आपको एक बेहतर सिटीजन बना देगा, ये आपको और रिस्पॉन्सिबल बना देगा, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपकी नॉलेज को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। आज के टाइम पे इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो अगर कल को आप ग्राम सभा में पार्ट लेते हो या किसी वेबसाइट में डिस्कशन करते हो तो पॉलिटिकल थियरी में आपने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब आपको डिस्कशन करते टाइम काम आएगा। अपने इंटरेस्ट, अपने सोच विचार को एक्सप्रेस करने के लिए पॉलिटिकल थियरी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं सिटीजन्स का काम ना म्यूजिक कॉन्सर्ट में ऑडियंस की तरह होता है। सोचो कि कोई कॉन्सर्ट चल रहा है बच्चों और हम सब वो कॉन्सर्ट देखने गए हैं और जो बैंड है वो अच्छे से गाना वाना गा रहे हैं, तो अगर हम भी क्लैप करेंगे, बैंड के साथ साथ गाएंगे तो उनको मोटिवेटेड फील होगा और वो और अच्छे से काम करेंगे।
पर सोचो जब सिंगर्स गा रहे हैं उस टाइम पे अगर हम सो गए, अगर हम चुप बैठे हैं, तो वो सिंगर क्या सोचेगा कि यार कोई मेरे पे ध्यान ही नहीं दे रहा, जल्दी जल्दी गा कर निकल जाता हूँ। तो गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप गवर्नमेंट के काम के ऊपर नजर रखोगे तो वो अच्छे से काम करेगी, पर अगर हम ही सोते रह जाएंगे तो गवर्नमेंट तो जल्दी जल्दी कुछ भी काम करके निकल जाएगी। तो हमारा एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको बता रहे हैं पॉलिटिकल थियरी हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि फ्रीडम, इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म ये सब रैंडम टॉपिक्स नहीं है। ये सब ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि हमें डेली लाइफ में बहुत ज्यादा काम आते हैं। अगर आप कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, शॉपिंग मॉल जाओ, इन सारे इलाकों में आपको भेदभाव या कोई ना कोई दिक्कत मिल सकती है। तो डेली लाइफ में हमें ये सारी चीजें काम आती हैं। अगर कोई आपको नीचा दिखा रहा है, अगर कोई आपसे राइट्स छीन रहा है, तो भी आपको पॉलिटिकल थियरी हेल्प कर सकता है। कह रहे हैं कि अक्सर जो लोग दूसरे को नीचा दिखा रहे होते हैं ना, उनको तो समझ में भी नहीं आता कि वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं। कभी कभी जैसे मान लो अगर कोई अपने सर्वेंट को परेशान कर रहा है, मार रहा है या नीचा दिखा रहा है, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ, सर्वेंट्स को तो ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए। तो जो लोग प्रिविलेज्ड होते हैं, अक्सर जो लोग गलत कर रहे होते हैं, उनको तो पता भी नहीं चल रहा होता, उनको तो समझ में भी नहीं आता कि वो क्या गलत कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल थियरी से हमें एक लॉजिकल तरीके से सोचना सिखाया जाता है। अलग अलग सिचुएशंस में पॉलिटिकल एंगल को समझना, आइडियाज और फीलिंग्स को समझना, पॉलिटिकल थियरी हमें समझाता है। पॉलिटिकल थियरी समझाता है कि कभी इमोशनल नहीं होना, हमेशा मॉडरेट रहो, किसी भी ओपिनियन को लेकर एक्सट्रीम पॉइंट में नहीं जाना, मॉडरेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो हम अलग अलग कंपटीशन में जाके डिबेट भी करेंगे, तो ऐसे डिबेट कंपटीशन में भी पॉलिटिकल थियरी से हम जो कुछ पढ़ते हैं वो सब हमें काम आता है। लॉजिकल रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट्स में भी पॉलिटिकल थियरी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। पॉलिटिकल थियरी के वजह से हम सिस्टमैटिक तरीके से जस्टिस या इक्वालिटी जैसे टॉपिक्स को समझ पाते हैं। हम लोग बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, जिस वजह से डिबेट्स वगैरह में पॉलिटिकल थियरी काफी काम आता है। इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो सब लोग जल्दी जल्दी क्लैप करो, हमने पहला चैप्टर खत्म कर दिया है, फुल चैप्टर वन शॉट हो चुका है। पर हाँ, अभी भागो मत, मेरे पास एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। वो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। पर वो क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको याद दिला रही हूँ कि हमारा चैनल ह्यूमैनिटीज विद अनुष्या सब्सक्राइब कर लो ऐसे और भी वीडियोस के लिए। और ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। आप इन दोनों एरियाज में हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हो क्लास अपडेट्स के लिए। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये आप लोगों का आज का क्वेश्चन है। इस चैप्टर के हिसाब से ह्यूमन बीइंग्स यूनिक क्यों हैं? ये आप लोगों के ऑप्शंस हैं। जिसको भी राइट आंसर पता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको पता ही है कि मैं आपके सारे कमेंट्स देखती हूँ, है ना, तो मुझे पता चल जाएगा कौन अच्छे से पढ़ रहा है, कौन अच्छे से सुन रहा है। ओके बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।